अपराध करेगा, अब जैसे लालू जी के ऊपर आरोप है कि वो चारा घोटाला किए, वो तो चारा मात्र छोटे चीज़ का घोटाला किए, ये बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। वो इतने से घोटाले में वो जेल हो आए हैं और ये इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, अनगिनत घोटाले कर रहे हैं, तो फिर इनकी जगह कहाँ होगी? जब लालू जी जेल जा सकते हैं तो फिर वो जो अभय जो वर्तमान पूरे देश को बेच रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? उनकी भी फिर जगह जेल में ही होगी। वो जो अपराध करेगा उसकी सबसे बड़े अपराधी होंगे मोदी जी। नहीं, मोदी जी क्या, जो उनके संग जो टीम है वो जो गलत कर रहे हैं तो गलत का तो उनको मिलेगा ही दंड। सिंह अगर आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। हमारे साथ मौजूद हैं कांसीराम साहब के संघर्ष के साथी, और कांसीराम साहब की जो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने स्थापना की थी, बनाई थी, उसमें लंबे समय तो उन्होंने संघर्ष किया है, लंबा समय उन्होंने दिया है, कांसीराम साहब के साथ मजबूती दी है, बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश में खड़ा किया था। और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है दिनेश गौतम जी। इनसे पूछना चाहेंगे, पूरे देश में आपने काम किया है, इस देश में दिल्ली जंतर मंतर पर लोग सुप्रीम कोर्ट के पैनल की आंदोलन कर रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आंदोलन को दबाने की बात करती है, उसको आंदोलन को दबा रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो साथी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या जो भी विद्वान साथी हैं देश भर के जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ईवीएम भी बेईमानी का एक माध्यम बन गया है। ईवीएम को उन्होंने अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है और वोट की चोरी करने के लिए ईवीएम उनके पास एक अवसर भी है, और उस अवसर को वो लोग पूरी तरीके से बुना रहे हैं और वो गुड लक मान के चलते हैं। तो दूसरा, ईवीएम का विरोध राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। सही मायने में पूरा विपक्ष जो इसका अगर विरोध करता तो चुनाव आयोग फिर इसको निर्णय करना उनकी मजबूरी होती। चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों की वैल्यू है और राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया नहीं है, ये है कारण। देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो संविधान बचाओ, देश बचाओ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस भारतीय संविधान को बचाने में किस हद तक, कहाँ तक वो सही साबित हो पाई? क्या कांग्रेस संविधान बचा सकती है कि नहीं बचा पाएगी? कांग्रेस की जो भी यात्रा है वो चुनावी यात्रा है, संविधान के लिए नहीं है। संविधान तो एक नाम, सभी लोग पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा नेता है जो संविधान बचाने के लिए बात नहीं कर रहा है? लेकिन क्या संविधान बचाया जा रहा है या बचाया गया है अब तक? वो तो प्रीएम्बल बाकी है, उसे वो ख़त्म करने की तैयारी है। वो नारा दे रहे हैं 400 पार, 400 पार का मतलब प्रीएम्बल ख़त्म। प्रीएम्बल जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो बाबा साहब की उस दिन वैचारिक हत्या हो जाएगी। बाबा साहब वैचारिक रूप से जब तक जीवित है तब तक संविधान में प्रीएम्बल है। तो जब वो प्रीएम्बल को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, संविधान तो 75% ख़त्म है, लेकिन कवर है, प्रीएम्बल है। और कांग्रेस ने तो बहुत कुछ संविधान में अपने अनुकूल पहले भी करा लिया। बाबा साहब ने जो संविधान में जो प्रावधान हम लोगों के लिए किए हैं वो एक बड़ी कठिन संघर्ष के बाद किए हैं। संविधान में बहुत कुछ उनके अनुकूल पहले भी हो चुका है। और जब से संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेके अब तक कितने अमेंडमेंट हुए? बहुत से अमेंडमेंट तो जरूरी भी थे और बहुत से बगैर गैर जरूरी भी थे, वो भी हो गए। तो वो लोग संविधान में अपने अनुकूल सब कानून बना रहे हैं, सब कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं। अब संविधान में प्रीएम्बल रह गया, उसे भी वो ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। तो संविधान को बचाने की लड़ाई न कांग्रेस लड़ी है न बीजेपी, तो मतलब ही नहीं है। और जितने भी नेता हैं वो नेता नहीं हैं, वो डीलर हैं। वो अपनी खाल बचा रहे हैं और अपने पद और कुर्सी बचाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है। संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अदर बैकवर्ड क्लासेस, धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में, उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। वो मौलिक अधिकारों को, ये 400 पार का मतलब उस दिन मौलिक अधिकार भी खत्म। तो हमें ये चाह रहे हैं कि इस चुनाव में जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो 200 पार नहीं होने चाहिए। ये हमारा असली काम, और वो हम करेंगे। कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया। कांसीराम साहब की मेहनत की बदौलत जिन्होंने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, पूरे देश में उन्होंने लीडर पैदा किए। आज वो बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर क्यों है? देखिए, अब लीडर नहीं है, सारे डीलर हैं, डीलरों की भरमार है। लीडर या तो
कुछ बने थे वो लीडरशिप छोड़ कर डीलरशिप करने लगे, लीडरशिप छोड़ के डीलरशिप पे आ गए, या वो जो असली लीडर हैं उनको जनता लीडर, आज भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो डीलरों में ही लीडर ढूंढ रहे हैं। एक तो लीडरशिप पैदा करनी थी, पैदा होना बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया ना, लीडरशिप का प्रोडक्शन बंद हो गया है और डीलरशिप चल रही है। तो जो डीलर हैं उनमें वो लीडर ढूंढ रहे हैं, तो डीलरों में लीडर कहाँ से मिलेंगे? तो अब तो लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी और लीडरशिप पैदा करने के लिए त्याग करने पड़ेंगे, घरों से निकलना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उनका पूरे देश में चर्चित चेहरा है, पूरे देश में उनकी बात मानता है। दलित कम्युनिटी के जो वोट बैंक है उन पर उनका कब्जा था। फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी से वोट छिटक भी रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, क्या उनकी प्लानिंग थी ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन वो अब क्या होगा आने वाले समय में, बहुजन समाज पार्टी संविधान बचा पाई या नहीं बचा पाई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अब सर्वजन समाज पार्टी है और सर्वजन का मतलब है कि जो जिनसे हमारा संघर्ष रहा, बहुजन समाज पार्टी के नेता उनके यहाँ नतमस्तक है। जिनसे हमारा संघर्ष था वो नेता वहाँ नतमस्तक है। तो इसलिए अब वो वहाँ सिद्धांत भी नहीं है, माननीय कांसीराम जी का आंदोलन नहीं है। माननीय कांसीराम जी का आंदोलन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कहाँ है? खाली है ना। तो इसका मतलब ये लोग तो आज जो बीजेपी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इसके लिए खुद मायावती जी जिम्मेदार हैं। आंदोलन रसातल में चला गया, इसके लिए मायावती जिम्मेदार हैं। एक मिश्रा ने मायावती जी का पूरे दिमाग पर कब्जा करके पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया। कांसीराम साहब ने 89 में कहा था पत्रकारों से, जब उन्होंने सवाल किया कि साहब आप ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और बनियों को, इनको पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले हमारी उनसे लड़ाई वैचारिक है, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन उनको हम इसलिए अभी नहीं रख रहे हैं कि हमारा आंदोलन रुक जाएगा, हमारे आंदोलन की धार कुंद हो जाएगी। और सच बात यह है कि 96 से पहले हमारी पार्टी में एक भी सिंगल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं था, और 6 से आना शुरू हुआ और 96 से लेकर के अब हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये समझने की बात है। देश के अंदर चंद्रशेखर युवा चेहरे हैं, वो लंबे समय से आंदोलन करते हैं। जहाँ पर एफआईआर की बात होती है वहाँ पर आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, उनके आंदोलन चल रहे हैं। चंद्रशेखर क्या संविधान बचाने में कहाँ तक सही साबित हो पाएंगे? चंद्रशेखर क्या बाबा साहब के संविधान को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? देखिए, इशू बेस्ड लीडर है, वो इशू से पैदा हुए, इशू पर ही वो उनका ध्यान रहता है। अब चंद्रशेखर जी से ज़्यादा तो मैंने अकेले नहीं मुकदमे लिखा दिए होंगे, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, अल्पसंख्यकों के, बहुजन समाज के जितने मुकदमे मैं लिखा चुका हूँ अपने जीवन में, वो तो अभी तक वहाँ पहुँचने में उनको 10 साल लगेंगे। क्या वो मैं न्याय दिला पाया व्यक्तिगत रूप से? मैं तो कांसीराम जी का कार्यकर्ता हूँ, एक आंदोलन से निकला हुआ सिपाही हूँ, इसलिए वो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं है तो इशू की कोई वैल्यू नहीं है। इशू पैदा होंगे और होते रहेंगे। हर घटना पे एक इशू पैदा होता है, हर 50 किलोमीटर पे एक इशू पैदा हो जाता है, हर 10 दिन बाद एक इशू हो जाता है, हर 10 दिन बाद एक कोई बड़ी घटना हो जाती है। कांसीराम साहब ने कहा था हमारा आंदोलन कैडर बेस है, विचारधारा का है, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा का आंदोलन है, इशू बेस नहीं है। अगर हम इशू पर ज़्यादा ध्यान देने लगे तो वो हम 10 इशू पे जाएंगे, वो 100 इशू पैदा कर देंगे। तो चंद्रशेखर का आंदोलन इशू का है और वो इशू पैदा होने के लिए इंतज़ार करते हैं। हम इशू पैदा नहीं हो उसके लिए काम करते हैं। हमारे काम में और उनके काम में इतना अंतर है कि हमें इशू पैदा नहीं हो उसके लिए काम करते हैं। कांसीराम जी का आंदोलन उसी के लिए काम करता रहा, इसलिए कांसीराम साहब का जब आंदोलन आगे बढ़ा तो घटनाएं खत्म बंद हो गई, हमारे लोगों पे जुर्म अत्याचार बंद हो गए थे। अब जुर्म अत्याचार बढ़ने लगे हैं क्योंकि आंदोलन खत्म हो गया है। आंदोलन की ज़रूरत है, कांसीराम सिंह का जो आंदोलन है वो उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब वो ख़त्म हो गया है, उसको पुनर्स्थापित करना है। देश में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, जिन समुदाय के अन्य धर्म के अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनके साथ जाति के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ 2-2 साल की मासूम बच्चों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, ऐसी दरिंदगी घटनाएं होती हैं।
हर तरीके से उनका शोषण हो रहा है। इस शोषण, इससे निवारण क्या रहेगा? इस शोषण से निजात कैसे पाएगा इस समाज को? देखिए, महापुरुषों का जो वैचारिक आंदोलन है, यही उसकी मुख्य मतलब इलाज है। आज आप मेरे से बात कर पा रहे हैं। अगर ये प्रियम्बल ख़त्म हो गया, संविधान में जो प्रियम्बल है, बाबा साहब का जो द्वारा जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार भी उस दिन ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन प्रियम्बल ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो आज मेरे से बात कर रहे हैं, आप भी उस दिन बात करने लायक नहीं रहेंगे। वो 400 जिस दिन पार हो गए, आप और हमारी जो बात है ना, इस पर भी अंकुश लग जाएगा। सोशल मीडिया भी अंकुश मतलब उसमें आ जाएगा, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा काम है इस 2024 के चुनाव में 200 से पार ना हो जाए, और 400 पार वाला जो नारा है वो उनका झूठा साबित हो। वैसे तो वो पूरी कोशिश में है कि ईवीएम उनके पास है, ईवीएम से वो 400 पार करने का पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है, जनता में जो जागृति आ रही है, एक आक्रोश बढ़ रहा है। अगर ये 400 पार इसके हालात में भी हो गए, क्योंकि इनके तो हालात 50 सीटें जीतने वाले नहीं हैं। जो 50 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है, वो 400 पार की बात कर रहे हैं। तो हमारा काम है कि 200 से पार ना हो, और उस पर हम लोग इंटरनल भी खुल कर के काम करेंगे। ये हमारा काम है। देश में कांसीराम साहब ने हजारों लीडरों को पैदा किया था, हजारों लाखों कार्यकर्ता थे, लेकिन आज भी यह देश बहुजन समाज, इसमें SC ST OBC तमाम समुदाय के लोग उसमें काम करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज सत्ता से दूर है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, कांसीराम जी का आंदोलन ख़त्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा, यही एक मुख्य कारण है, और कोई कारण नहीं है। विचारधारा ख़त्म हो गई, वैचारिक लीडर पैदा होना बंद हो गया, इसलिए सब। इस समय मोदी सरकार संविधान के विरोध में कार्य कर रही है, देश को विकास की ओर ले जा रही है, देश का विनाश कर रही है। देखिए, विनाश हो रहा है, विकास कहाँ है? ये तो सब छला, कहते हैं ना, मोदी जी 15 लाख रुपया वो भी जुमला थे, विकास भी जुमला है। ये पूरे देश को पटरी पर रख के बेच रहे हैं। पूरे देश के जो संसाधन थे, सरकारी संसाधन थे, उनके डिपार्टमेंट थे, या वो जो कंपनियां थी, वो उपक्रम थे सरकारी, वो सब बेच दिए गए। कहाँ है विकास? बिक गया है, विनाश हो रहा है। कहाँ पे विकास है? ये तो सब जुमला है। देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हम इतना अत्याचार शोषण सहने के बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। फिर आप कब आँख खोलेंगे इस समाज की? ऐसा है, आंखें खोलने वाले काम तो हमारा दुश्मन कर रहा है। हमारा जो विरोधी है, जिनसे हमारा संघर्ष है, उन्हें आंखें खोलने वाले काम तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो ये अंधे गूंगे बहरे हो क्यों हो रहे हैं? ये अंधे गूंगे बहरे ही नेता हो गए, और अंधा गूंगा बहरा हमारा समाज है। इसलिए वो हमारे ऊपर जुर्म अत्याचार बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनकी जुर्म अत्याचार की डोज बढ़ रही है, और हमारे लोगों की आंखें पर पट्टी पड़ी हुई है, कान मतलब रुई लगी हुई है, और न आँखों से देख पा रहे हैं, न कानों से सुन पा रहे हैं, और मुंह से तो फिर बोल ही नहीं रहे, वो पट्टी बंधी हुई है। बाबा साहब ने कहा था ना, 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य मतलब जवाब में बाबा साहब ने 25 सितंबर को कहा था कि अब हमारे समाज में लीडर पैदा नहीं होंगे, सिर्फ डीलर पैदा होंगे। एक मुंह पर पट्टी बंधे हुए कुत्ते पैदा होंगे, जो या काट सकेंगे ना भौंक सकेंगे। वही हालात आज हमारे नेताओं के। देश के अंदर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट उनका रक्षक है, रक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट मानव के अधिकारों की रक्षा करे, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी क्या ऐसा दबाव है, वो मानव के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी संस्थान है, जो भी संस्थान है देश भर के, जो भी संसाधन है, जो भी सिस्टम है, जो भी सरकारी तंत्र है, शासन का तंत्र है, उस पर उनका कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट पर भी उनका कब्जा है। ऐसा नहीं है कि एक न्यायालय में या 4 न्यायालय में 100 निर्णय हो रहे हैं, उनमें से 5 निर्णय सही कर देने से 95 निर्णय तो गलत हो ही रहे ना। तो न्यायालय भी पूरी तरह अभी हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, लेकिन कुछ काम वो सही कर रहे हैं, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो गलत निर्णय भी न्यायालय में हो रहे हैं, तो न्यायालय से भी लोगों का भरोसा उठ गया है। लेकिन वो न्यायालय में बैठे लोग कभी कभी एक आधा अच्छा काम भी कर देते हैं, उससे भरोसा दोबारा से जागृत हो जाता है। तो अभी जो भी सरकारी तंत्र है देश का,
वो भरोसे लायक नहीं रहा है। शासन तंत्र पर उनका कब्जा है और वो लोग अब धीरे धीरे अपने शिकंजे को बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे लोगों के सामने बहुत बड़े विकट परिस्थिति सामने आने वाली, संक्रमण काल चल रहा है। और इस संक्रमण काल में भी अगर ये गूंगे बहरे अंधे ऐसे ही और संख्या बढ़ती रही तो फिर इनकी जो पुश्तें हैं हजारों साल तक गूंगी बहरे अंधे ही पैदा होंगे। और आंखें तो होंगी, कान होंगे, मुंह होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा जब इनका नहीं है। एक ज़माना था हम कहते थे कि जब हमारे पुरखे गुलाम हुए थे, जब हमारे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, जानकारी नहीं थी। आज तो पढ़े लिखे भी हैं, साधन संसाधन भी हैं, अपने आप को काबिल भी कहते हैं लोग। और अब ये जब गुलाम हो रहे हैं, अगर हम अब ये गुलाम होते हैं तो जो वर्तमान की जो पीढ़ी है ये कलंकित हो जाएगी। इनमें इन्हीं की औलादें पुश्तें जूते मारेंगी, इनके चित्रों में जूते मारेंगी, इनको गालियां देंगी। जितने भी हमारे लोग हैं, मैं भी शामिल हूँ इसमें। हमारी जो आने वाली पुश्तें होंगी जब वो गुलामी झेलेंगी तो वर्तमान जो हालात में हम लोग हैं इनके लिए दुआएं नहीं करेंगे, उन्हें पुरखा नहीं कहेंगे, गद्दार कहेंगे, गुलाम कहेंगे। कि जिनके कारण हम जो गुलाम होंगी, पुश्तें गुलाम होंगी, जिनके कारण गुलाम होंगी, उनके लिए दुआएं करेंगे या गाली देंगी। हम कलंकित तो होने जा रहे हैं। जितने भी कोठी बंगलों में रह रहे हैं, जितने भी जो अपने आप को सांसद, विधायक, IAS IPS हैं, या जो भी किसान हैं, मजदूर हैं, जिस लेवल के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग दोषी ठहराए जाएंगे जिनके कारण गुलामी आ रही है। ये 400 पार का नहीं लगा रहे हैं, गुलामी का बैनर लगाने की तैयारी हो रही है। गुलामी का बैनर कंप्लीट कर लिया है उन्होंने, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अगर वो पूरी तरह सफल हो गए तो फिर तो गुलामी निश्चित है। इसलिए अभी भी इनके लिए वक्त है। अगर ये बेईमानी से भी आते हैं तो रोड पे आने के लिए तैयारी कर लें, और अगर चुनाव है तब तक प्रयास करें कि ये 200 से पार ना हो। बस 2 मामले हैं, 200 से पार होने से रोकें। नहीं रोक पाते हैं, फिर भी लगता है कि अभी ये बेईमानी करके आ गए रोड पे, क्योंकि हमें मालूम है EVM का भी दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है, हो रहा है। अन्यथा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनती, ये कहीं थे नहीं, लेकिन ये सरकार रिपीट किए हैं। तो इसलिए और भी ऐसे कहीं एक आध जगह दूसरों की सरकार वो इसलिए बनवा देते हैं क्योंकि बड़ा, जैसे हम लोग भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी भी कई राज्यों में दूसरों की सरकारें बनवा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में उनको 400 चाहिए। दिल्ली में 400 लाने के लिए उनको अगर कोई बात होती है कि भाई दूसरे राज्य में तुम्हारी सरकार कैसे बनेगी, EVM गलत है, तो थोड़ा थोड़ा वो दूसरों को बांट देते हैं। इसलिए असली काम उन्हें अब ये 24 में करना है, इसे असली काम को होने से रोकना है। और जो लोग EVM का विरोध कर रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे दुश्मनों को ही गाली दे दे करके सारे दुश्मन इकट्ठे कर दिए एक जगह, वो भी महानालायक हैं। हमारे दुश्मनों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी महानालायक हैं। और हमें अपने दुश्मन को इकट्ठा नहीं करना है, हमें इकट्ठा होना है। हम इकट्ठे हुए नहीं, हमारे दुश्मन इकट्ठे हो गए। आपके भाषणों में मैं हमेशा सुनता हूँ, आपने कहा था एक बार भाषणों में कि मोदी जी के लिए तिहाड़ की जेल इंतजार कर रही है। आखिर मोदी जी ने ऐसा देश में क्या किया है, क्यों जाएंगे मोदी तिहाड़ की जेल में? देखो भाई, मोदी जी ने दूसरों को जेल भेज रहे हैं, डरा रहे हैं ED से, उनसे, और ये खुद संवैधानिक काम कर रहे हैं। इनकी सरकार ने जितना डिपार्टमेंटों को अपनी सरकार में बेचा है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं बेचा। और जितना भी अभी भी ये जो आप देख रहे हैं स्टेट बैंक वाला जो प्रकरण आया है सामने, है ना, तो बहुत सारे मैटर उनके ऐसे हैं कि वो गैरकानूनी हैं और वो भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि बहुत कुछ उनको उपहार जो है उन्हें मिल जाने चाहिए। अगर वो 200 से पार नहीं हुए, 400 पार का जुमला साबित हुआ, तो उनने ऐसे कर्म कर दिए हैं कि वो खुद ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके मुहाने तक। देश में जो भी कृत्य हो रहे हैं, देश में संविधान के अनुरूप कार्य हो रहे हैं, इनके माध्यम से देश के मानव के जो अधिकार उनका हनन हो रहा है, इसलिए वो जेल जाएंगे। देखिए भैया, अपराध करेगा। अब जैसे लालू जी के ऊपर आरोप है कि वो चारा घोटाला किए, वो तो चारा मात्र छोटे चीज़ का घोटाला किए। ये बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो इतने से घोटाले में वो जेल हो आए हैं, और ये इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, अनगिनत घोटाले कर रहे हैं, तो फिर इनकी जगह कहाँ होगी?
जब लालू जी जेल जा सकते हैं तो फिर वो जो अभय जो वर्तमान पूरे देश को बेच रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? उनकी भी फिर जगह जेल में ही होगी। वो जो अपराध करेगा उसकी सबसे बड़े अपराधी होंगे मोदी जी। नहीं, मोदी जी क्या, जो उनके संग जो टीम है वो जो गलत कर रहे हैं तो गलत का तो उनको मिलेगा ही दंड। मैं थोड़ू कह रहा हूँ, वो सिस्टम है। अगर सिस्टम का ईमानदारी से काम पालन होगा ना तो जो अपराध कर रहे हैं, जो देश को बेच रहे हैं, तो अब हम तो कह रहे हैं, हम तो मायावती जी को, बीएसपी को, बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए और बीएसपी को बेचने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको गद्दार भी कहते हैं। जब उन्होंने मूवमेंट को बेच दिया है तो फिर कह रहे हैं ना, तो जो देश को बेच रहे हैं तो हम, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। डंका बज रहा है इनकी भ्रष्टाचारी का, इनके जो द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसका। अब ये कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में। अब मोदी जी का डंका इतना बजाएगा कि 50 सांसद इनके जीत के नहीं आएंगे, आज चुनाव ईमानदारी से हो जाए, लेकिन वो 400 पार कर रहे हैं। ये है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तमाम मुद्दों को विश्लेषण तरीके से समझाया। उन्होंने बताया कि मोदी जी को रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी के 2024 इलेक्शन में 200 से पार नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय संविधान को बचाना है तो हमारे बहुजन समाज के तमाम लीडर हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग, सबको एकजुट होकर के मोदी सरकार का विरोध करना है, मोदी सरकार को सत्ता में पहुँचने से रोकना है। क्योंकि 200 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो भारतीय संविधान को खतरा होगा, इस देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं, इस देश की जनता के लिए खतरा है। जहां आप संविधान होने के बावजूद भी हमारे साथ अन्य अत्याचार शोषण होता है, हमारी मासूम बच्चियों के साथ, हमारी माता बहन के साथ लूट अपहरण गुंडागर्दी सरेआम कत्लेआम सरेआम मर्डर होते हैं दिन दहाड़े। जब संविधान नहीं होगा तो फिर क्या होगा हमारे साथ? संविधान होने के बावजूद भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, संविधान नहीं होगा तो हमारे साथ अत्याचार ज़्यादा होगा। जो 1947 से पहले जो हमारी स्थिति थी वहीं पहुंच जाएंगे, वही हम स्थिति को देख सकते हैं, उससे भी हमारे आने वाले हैं। जहाँ पर हमारी मासूम, हमारी बहन बेटियों को सरेआम ले जाते थे, क्या वो दिन दूर नहीं है? हमारे बुद्धिजीवी लोग, तमाम पढ़े लिखे हैं, तमाम लीडर हैं, तमाम लोग अपने छोटे से फ़ायदे के लिए अपने समाज को, पूरे देश को बेच रहे हैं। छोटी सी दलाली के लिए, तनिक फ़ायदे के लिए पूरा समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये समाज गुमराह तो होगा, उस समाज का हिस्सा आप भी हैं। इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इस देश में विनाश होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि बाबा साहब ने विषम परिस्थितियों में अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके इस संविधान को बनाया था। इस संविधान से सभी लोगों को अधिकार मिला है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की, धन संपत्ति, बिजनेस, धंधे, बोलने की तमाम तरह की आज़ादी हैं, तमाम सुविधाएं मिली हैं। पर लेकिन जब संविधान नहीं होगा तो फिर इस देश के पब्लिक को क्या आज़ादी मिलेगी? जो हमने 1947 आज़ादी से पहले हमने जो स्थिति हमारे दादा परदादाओं के साथ, जिन्होंने वो अत्याचार झेला था, तब एकजुट नहीं हो रहे हैं तो वही अत्याचार झेलने के लिए आप फिर तैयार रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरा रोड मैप, पूरा खाका तैयार कर दिया आपको पुनः गुलामी भेजने के लिए। जिस तरीके से आप तानाशाही चल रही है, वो तानाशाही को अगर रोकना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी एकजुट होकर के, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को जो रोक रहा है, एक तो ये बात करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे तभी हम अपने संविधान को हम खुद सुरक्षित हो पाएंगे। अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमारे देश की जनता का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तबाह हो जाएगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ का खास एपिसोड देश का विकास या देश का विनाश। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी देश को विकास की ओर नहीं, देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। देश का विनाश हो रहा है और देश का विनाश को रोकना है तो एक तो हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको फॉलो कर लेना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी तमाम इस देश के बड़े बड़े लीडरों से, तमाम बुद्धिजीवी लोगों से हम हर मामले पर लेकर के, छोटी छोटी से मामले को लेकर हम विश्लेषण कराएंगे। हम तमाम मेहमान आपको पूरी जानकारी विश्लेषण करेंगे कि इस देश में आने वाली भविष्य में क्या परिस्थिति होने वाली इस देश की। अगर इनसे निजात पाना है तो हमारे एपिसोड को देख लेना कि हमें किस तरीके से हम
अपने हालातों को, अपने देश को बचा सकते हैं। तो हमारे एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।